बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए एक बार फिर अमेरिका पर वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान अमन में दोस्त बनेगा, जंग में नहीं। हाँ जी, वज़ीर आज़म ने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान में गैरत देता है और गैरत के बगैर ना कोई इंसान कोई काम करता है और ना ही कोई मुल्क उठता है। उन्होंने कहा कि जब वो अपोजिशन में थे और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ बैठी हुई थी तो ये फैसला किया गया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की जंग का हिस्सा बन रहा है। अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तानी होते हुए इमरान खान को सबसे ज़्यादा ज़िल्लत उस वक्त महसूस हुई थी। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि फ़ैसला किया गया था कि अमेरिका बड़ा नाराज़ है, इसके लिए ज़ख्मी रीछ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि कहीं भी हाथ मार देगा, लिहाजा हमें इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हमने उसके बाद जो किया, क्या कौम किसी और की जंग में शिरकत करके अपने 70,000 लोगों की कुर्बानी देती है? वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर हुकूमत ही अपने लोगों की हिफाजत नहीं करती तो उनकी हिफाजत कौन करेगा? जी, बहुत ही क्लियर मैसेज था वज़ीर आज़म का। उन्होंने कहा जब मैं कहता था कि अफ़गानिस्तान का कोई फ़ौजी हल नहीं है तो तालिबान का हामी कहा गया, तालिबान खान कहा गया। वो हमारी तारीख़ का स्याह तरीन दौर था। हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है। तो कभी सुना है आप लोगों ने कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो और वो आपका इत्तेहादी है और ड्रोन हमले कर रहा हो और उन हमलों में जो लोग मरते थे उनके घर वाले जाकर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान से बदला लेते थे? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि इस तरह दोनों तरफ तो पाकिस्तानी ही मर रहे थे। अपनी बात जारी रखते हुए मजीद उन्होंने ये भी कहा, वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि 30 साल से लंदन में हमारा एक दहशतगर्द बैठा हुआ है, हम उसे ड्रोन मारेंगे तो क्या बरतानिया इजाज़त देगा? अगर हम लंदन में ड्रोन हमला करते हैं तो इसकी इजाज़त दी जाएगी, वो इजाज़त नहीं देंगे तो हमने इजाज़त क्यों दी? हाँ जी, वज़ीर आज़म ने क्या कहा इस हवाले से ड्रोन के मामले के ऊपर खास तौर पे आपको वो सुनाता है। मेरी तरह का आदमी जो कहता गया कि ये गलत हो रहा है, मुझे तालिबान खान बना दिया। वो मैं जब कहता था अफगानिस्तान में कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, जनाब ये प्रो तालिबान है। मुझे से कोई पूछे सबसे स्याह वक्त था, हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन कौन है दोस्त कौन है। अमेरिका हमारा दोस्त है। कभी ये सुना है कि आपका दोस्त अपने मुल्क में बमबारी कर रहा हो? कहीं दुनिया में ये सुना है कि आपके मुल्क में ड्रोन अटैक्स कर रहे हो? आपका एला है। हमारा 30 साल से बैठा हुआ है लंदन के अंदर एक दहशतगर्द, उसको ड्रोन मारेंगे तो क्या वो इजाजत दे देंगे हमें? तो अगर वो नहीं इजाजत देंगे, जिल्लत देखें क्या है कि पहले उनको इजाजत दे रहे हैं और इतना हौसला नहीं है कि पब्लिक को कहे कि हमने इजाजत दी हुई है, मुजम्मत कर रहे हैं जी उनकी। तो स्पीकर साहब, इससे हमने एक सबक सीखा, कभी इस कौम ने किसी के लिए किसी खौफ से हमने अपनी सॉवरेंटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अब जब वो जा रहे हैं तो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी किसी तरह आप उनको टेबल पे ले आओ। हमारे पास क्या लीवरेज है उनको टेबल पे लाए, सिवाय कि उनके कोई खानदान यहाँ बसे हुए हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ उनको कह सकता है ना कि मिलिट्री सोल्यूशन के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां सिविल वॉर लंबी हो जाएगी तालिबान को, और सिविल वॉर लंबी होगी, अफगानिस्तान की भी तबाही है और पाकिस्तान उसके बाद वो मुल्क है जिसको नुकसान होगा। तो हम तो चाहते। अच्छा, कश्मीर के हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने बात की है। उन्होंने कहा कि आज इस प्लेटफॉर्म से अपनी पूरी कौम की तरफ से कश्मीरियों के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। जब तक भारत 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लेगा हम उनसे सिफारती ताल्लुकात बहाल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा वो आपको सुना। 80 लाख के ऊपर 8 लाख हिंदुस्तान की फौज बैठा दी ऊपर जाके, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, लोगों को उठा लेना, ऐसा ट्रीट करना है जैसे जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है, ये जो आरएसएस का एजेंडा है उनको हर किस्म की तकलीफ में था। लेकिन 5 अगस्त के बाद जुल्म की इंतहा हो गई। दिलेर कश्मीरियों, उनकी खास तौर पर ख्वातीन जिस तरह वो खड़ी होती हैं, जिस तरह वो बाहर जाती हैं, डेमोस्ट्रेट करती हैं, उनके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। किसी किस्म की जब तक हम हिंदुस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल नहीं होगी, जब तक जो 5 अगस्त के उन्होंने जो कदम उठाए वो वापस नहीं लेंगे, तब तक वो। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नईम खालिद साहब। जिस तरह से हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कल कौमी असम्बली में तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद तकरीर की गई है, कितने पुरएतमाद नज़र आए और जिस तरह से उन्होंने अमरीका को वाज़े 2 टोक जो है पैगाम दिया कि हम लोग जो है डू मोर का जवाब उन्होंने नो मोर से दिया है, तो आप इस पैगाम को किस तरह से देखते हैं? जी, पहले तो मेरा ख्याल है कि एतमाद में तो कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी और फोर्थ राइट थी। आप ये देखिए कि जो कुछ उन्होंने कहा वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आवाम के जो जज्बात हैं उनकी इक्कासी करते हुए और लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से जो कुछ उन्होंने कहा वो दुरुस्त था और बिल्कुल सही समत में वो देख रहे थे और सही समत अपनी कौम को बता रहे थे और अपने फैसले जो है ना वो बता रहे थे। मेरा ख्याल है कि
इससे ज़्यादा खुशी का मकाम एटलीस्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई नहीं हो सकता कि एटलीस्ट जो कौम सोचती है, जो मंतिक का तकाजा है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं, जो सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है, उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी कहा वो ऐसे ही था, मैं समझता हूँ। ठीक है जनरल साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम अमेरिका के अमन के मामले पे तो दोस्त हैं, उसका साथ देंगे, लेकिन जंग जब हो रही होगी, जंग के मामले पे हम उसके साथ नहीं हैं, उसका साथ नहीं दे रहे होंगे, तो ये अमेरिका को कितना वाज़ेह पैगाम है सर? मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि अमेरिका यहाँ से चला तो गया है अफगानिस्तान से, तकरीबन उसकी फौज निकल गई है, थोड़े बहुत ही रह गए हैं, लेकिन उसका मन यहाँ से जाने को नहीं चाह रहा। क्या वो यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस कायम रखना चाहता है किसी न किसी तरीके से? उसकी वजूहात हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि चाइना का असर और रसूख इस इलाके में बढ़े, या रशिया आगे आए और गर्म पानियों तक चला जाए ईरान और पाकिस्तान के थ्रू, या हमारा CPEC कामयाब हो, या ईरान से उसकी नज़रें हटें, या हमारे जो एटमी असासे हैं उनसे वो दूर हो जाए। तो उसके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इधर, और वो इन पर इस इलाके से दूर नहीं जाना चाह रहा था। ये तो बामरे मजबूरी वो जा रहा है। जी जी। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर तो आप इस इलाके में अमन रखना चाहते हैं फिर तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे टर्मोइल पैदा करना चाहते हैं, एक ऐसी सूरत हाल रखना चाहते हैं जो जंगी नौयत की हो और यहाँ पर अमन ना हो, तो उसमें तो हम साथ नहीं देंगे। मेरा ख्याल बड़ा वाज़ेह, क्योंकि ये हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं ना। इस इलाके में अमन का मतलब है पाकिस्तान में अमन। तो मेरा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त पैगाम है और बिल्कुल एक्यूरेट है जी। अच्छा, जिस तरह से नईम खालिद साहब वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया ड्रोन हमलों को लेकर भी, तो क्या हमें ऐसे बयानात के नताइज भुगतना तो नहीं पड़ेंगे इन फ्यूचर? जी क्यों नहीं भुगतना पड़ेंगे, और मैं उनको लिस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसके मुकाबले में जो इंटरेस्ट हमने अपने प्रिजर्व किए हैं या जिनका दिफा किया है, मैं उसकी लिस्ट भी आपको दे देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए, मुवाजना कर सके हमने खोया क्या है, क्या खोएंगे, किस इलाके में खोएंगे। FATF जी, IMF, वर्ल्ड बैंक में भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ से कोई दबाव आए। ये जो हमले आजकल हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, इनमें थोड़ी तेज़ी आएगी, लेकिन ये टेम्परेरी होगा। एक्सक्यूज मी, जो ही कोई ऐसी हुकूमत आएगी जिसका रिट कायम हो जाएगी, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो एक रिफ्ट पैदा की जा रही है गवर्नमेंट में, अवाम में और आर्म फोर्सेस में, इसमें और बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि ये उनकी परसेप्शन मैनेजमेंट सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका की, जो वो इस्तेमाल करेगा। तो ये तो वो मसाइल हैं जिनका हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म होंगे, हम इसमें से गुजर जाएंगे। लॉन्ग टर्म हमारे इंटरेस्ट जो हम अचीव करेंगे, CPEC जी, चीन के साथ गहरी दोस्ती, रूस के करीब आना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात, हमारी मईशत, अफगानिस्तान में अमन, ये वो चीज़ें जो हम अचीव करेंगे इस पॉलिसी के तहत। तो मेरा ख्याल है कुछ खोएंगे, कुछ अचीव करेंगे, लेकिन जो अचीव करेंगे वो दूररस भी है और बहुत बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा भी है। ठीक है जन साहब, एक और मसला है कि हम पाकिस्तानी बहैसियत कौम ये सोच चुके हैं कि जो अमेरिका कहे उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम अमेरिका की नहीं मानते हैं तो बड़े नुकसानात हो जाते हैं। बहैसियत कौम हम ये चीज़ शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं, या फिर कहीं पर हम यही सोचते हैं, अगर सोए हुए भी हो ना हम, तो हमारा दिमाग यही चल रहा होता है अच्छा अमेरिका ने डिमांड की ये तो पूरी हो जाएगी। खारजा पॉलिसी पर किसी वज़ीर आज़म ने एक अरसे बाद बोल्ड स्टैंड लिया है, तो ये जो लोगों के जहन में है कि पता नहीं वज़ीर आज़म ने क्या बात कर दी, उस हवाले से बताइएगा कि इस पर प्रॉपर एक काम किया जाता है और पूरी एक पॉलिसी तैयार की जाती है और उसके बाद क्यों फैसला किया जाता है और वज़ीर आज़म इतना बोल्ड स्टांस ले रहा होता है? जी ऐसे ही हुआ होगा, मतलब मैं नहीं समझता कि ये कोई नी जर्क रिएक्शन है। आपको पता है इससे पहले मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं, ISI में मीटिंग्स हुई हैं और आपस में अभी आज आपको पता है कि एक इन कैमरा हो रही है जी, जहाँ पर आर्म फोर्सेस पूरी ब्रीफिंग देंगे और वहाँ पर चूंकि तमाम पार्टीज मौजूद होंगी तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं, वो ये सारे सवाल पूछ सकते हैं जो आप पूछ रहे हैं कि भी हमें फ़ायदा नुकसान। ब्रीफिंग में भी ये बताया जाएगा कि जी वो पहली बात तो ये ब्रीफिंग में क्लियर करनी चाहिए कि क्या अमेरिका ने मांगे हैं, वो तो लगता है कि क्या मांगा है और हम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। मेरा ख्याल ये सारी चीज़ों पे पहले बात हो चुकी है और आज मजीद जब पार्लियामेंट्री हेड्स जब इकट्ठे होंगे उसमें जो बात होगी उसके बाद ये पॉलिसी जो है इसका बिल्कुल दो टोक ऐलान तो हो गया है, लेकिन इसको इन राइटिंग मेरा ख्याल दे दिया जाएगा। उसके बाद ये पाकिस्तान की पक्का फॉरेन पॉलिसी का एक कॉर्नर बन जाएगा। अच्छा नईम खालिद साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर की तो बड़ी तारीफ़ें हो रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म की कारकर्दगी को सराहा भी जा रहा है और लफाजी
जो अगर देखें उनकी कारकर्दगी की, तो क्या लफाजी जो है वो तर्जुमानी करी, और क्या आवाम इसके बाद सेटिस्फाई होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की इस तकरीर के बाद? देखिए जी, अवाम तो ये जिस चीज़ से सेटिस्फाई होते हैं वो चीज़ें तो अभी इतनी सामने नहीं आई हैं। बात यह है कि 2-3 चीज़ें बहुत बुनियादी हैं, बहुत ही बुनियादी हैं। सबसे पहली है इंसाफ, और ये पार्टी का नाम भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इंसाफ में जो मुलव्वस है हमारे इंस्टीट्यूशंस, उनमें पुलिस है, उनमें FIA है, उनमें नैब है, उनमें हमारी अदालतें हैं, और जो लोअर अदालतें हैं वो भी शामिल हैं। ये जितनी चीज़ों का मैंने नाम लिया, इसमें तो मेरी बहन बुरा हाल है। और अगर मैं ये कहूँ कि इससे बुरा हो नहीं सकता, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। उसके अलावा अवाम महंगाई और चीज़ों की अवेलेबिलिटी की बात है, तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक महंगाई और चीज़ों की अवेलेबिलिटी है वो तो अभी किसी हद तक ठीक है, अवाम के बर्दाश्त में है। लेकिन ये जो है जिसकी मर्जी बेइज्जती कर दो, जिसको मर्जी पकड़ लो, जिसके खिलाफ फैसला कर दो, आपने 5 मरले का एक मुकदमा लड़ना है तो सारी उम्र लड़ते रहो। आप दादी शुरू करेगी मुकदमा तो पोते को भी जमीन नहीं जाके मिलेगी। जो मौरूसी जमीन है, जो बहनों का हक बनता है, बजाय इसके कि 5 दिन में बांट हो जाए, 50 साल गुजर जाते हैं, बहनों को हक नहीं मिलता। तो मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे नाजरीन, बहुत कुछ करने को है। लेकिन ये है कि अल्लाह करे कि इमरान खान साहब को वक्त भी मिल जाए। काफ़ी वक्त गुजर भी चुका है, अभी तक इंस्टीट्यूशन में जो रिफॉर्म्स चाहिए, बुनियादी रिफॉर्म्स, वो सामने नहीं आई हैं। अल्लाह करे कि इस तरफ भी उनकी तवज्जो मबजूल हो जी। फरमा दीजिएगा यहाँ पर कि अब हम अमेरिका के साथ जो है ताल्लुकात शायद ख़त्म करते जा रहे हैं, या अमेरिका से चलें दूर होते चले जा रहे हैं, तो जिनके हम करीब हो रहे हैं वहाँ पर अब हमें मज़ीद क्या काम करने की ज़रूरत है? चाइना की बात कीजिए, रशिया की बात जी, आपने देखा होगा कि जो इमरान खान की तकरीर है वो तो एक बैलेंस की बात कर रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि हम सब के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि हमें एक साइड ये दबाव ना डाले कि दूसरी को छोड़ दो। अगर आपने तकरीर सुनी है, साफ ज़रा हम सब ने सुनी है, तो पाकिस्तान की कोशिश तो पूरी ये है कि वो सबके साथ बना के रखे। और मेरा नहीं ख्याल कि चाइना भी ये आपको कह रहा हो कि आप बिगाड़ लो अमेरिका के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसा प्रेशर है कि आप गो स्लो ऑन CPEC, आप रूस को ना करीब आने दो। अभी आपको पता है कि रशियन प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं पाकिस्तान में। आप चीन से ज़रा दूर हो जाओ। तो अगर हम तारीख देखें जो चीन के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, और तारीख देखें जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, तो अमेरिका ने तो हमेशा में इस्तेमाल करके धुले हुए कपड़े की तरह फेंका है। और चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मुतवातर एक उसमें चले आ रहे हैं, एक बिल्कुल रेगुलर तरीके से। तो अगर हम तारीख से कोई सबक सीखते हैं, तो अगर हमें पुश किया जाए, मैं वैसे अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि कोशिश तो हमारी यही होगी सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हों। अगर हमें पुश किया जाए तो मेरे ख्याल ईस्ट हमारी डायरेक्शन बनती है, ये नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर आज़म ने बहुत ही क्लियर कर दिया, मतलब उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान इस वक्त सोच क्या रहा है और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। और अगर कोई प्रेशर डाला जाएगा अमेरिका की जानिब से तो पाकिस्तान तो उसको नहीं बर्दाश्त करेगा। और पाकिस्तान ने अपना दो टोक मौक़िफ़ सामने रख दिया, ड्रोन के हवाले से भी बहुत सामने क्लियर कर दिया बात। अच्छा हमजा, जिस तरह से ये तो सारी हो गई ना बातें, आगे हम थोड़ी गर्मी की तरफ भी आते हैं। हम पाकिस्तानी गर्मी की बात करते हैं। हम कल गर्म मौसम की बात करते हैं कि गर्मी बढ़ रही है, बड़ा बुरा हाल है। लेकिन अगर हम बात करें कनाडा की, जो कि सर तरीन इलाका था, लेकिन अब गर्मी का वहाँ पर 126 साला रिकॉर्ड टूट गया है। सैकड़ों लोग जो हैं वो हलाक हो गए हैं सख्त गर्मी की वजह से। सर्द तरीन कनाडा में क़यामत खेज़ गर्मी से निज़ाम ज़िंदगी बिल्कुल मफलूज होकर रह गया। और गैर मामूली गर्मी के बायस अब तक, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं अचानक और गैर मामूली गर्मी से। कनाडा के सूबे की बात कर लीजिए, ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ पे जुमे से अब तक मरने वालों की तादाद 233 हो गई है गर्मी से मरने वाले। बिल्कुल ऐसे ही। और हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मजीद भी हलाकतें रिपोर्ट हो सकती हैं। और तारीख में आपको बताते चलें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कनाडा के सरतरीन इलाके में दर्जा हरारत 49.5 तक पहुँच गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात करें तो सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया के शहर वैंकूवर में 69 अमवात अचानक रिपोर्ट हुई हैं और हबस और गर्मी की वजह से। जी, घुटन से दम तोड़ जाने वाले अफराद में ज़्यादातर बूढ़े और बीमार लोग शामिल हैं। उनको आदत नहीं है। अगर ये बात की जाए पाकिस्तान के अंदर तो ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जब 50 तक पहुंच जाता है, लेकिन पाकिस्तानी जो है इसको बर्दाश्त भी कर रहे होते हैं। हमें ज़रा आदत भी है, उधर आदत नहीं है ऐसी। और सरतरीन इलाकों में गर्मी से AC की मांग बढ़ गई है और शदीद गर्मी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो चुका है। और गर्मी का 126 साल यह रिकॉर्ड टूटा। और साथ एक और भी चीज़ है
कि वहाँ पर लोड शेडिंग भी हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने एसी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर दिया कि अब वो कहा जा रहा है, जो उधर कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पास तो इतनी बिजली नहीं है और अब लोड शेडिंग वहाँ पर भी अमेरिका और कनाडा में भी देखा जाए तो एसी की डिमांड वहाँ पर बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर तो एसी इस तरह से इस्तेमाल होते नहीं थे जिस तरह से अब होने लग गए। लेकिन माहिरीन जो है मौसमियात के, वो कहते हैं कि दर्जा हरारत जुम्मे से बढ़ना शुरू हुआ था, मजीद कई रोज़ तक शदीद गर्मी की लहर जो है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये ब्रिटिश कोलंबिया में पहले जो है 1895 में 28 जून को सबसे ज़्यादा इस तरह का जो है ना गर्मी का जो है वो, और वो सिर्फ 31.3 था। बिल्कुल, अभी 49.5 है और 1895 में 31.3 डिग्री जो था वो रिकॉर्ड किया गया था। और उस वक्त भी ये कहा गया था कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है, लेकिन अब 49.5 है। तो आप सोच लें कि मतलब 31 अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो हम इतना फील ही नहीं कर रहे होते, हम कहते हैं मौसम आज बेहतर है। और आप ये हालत देख लें कि वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि हमें गर्मियाँ पसंद हैं, लेकिन ये जो हालात है ना, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम इस मौसम को बर्दाश्त करें। और साथ ही अगर बात करें कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की, तो उन्होंने भी कहा है कि ये चीज़ हमें बताती है कि अब कितनी जल्दी से माहौल बदल रहा है और हमें ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर किस तरह से काम करना है। हमें बिल्कुल ऐसा ही है। और जो क्लाइमेट चेंज है इसके जो असरात हैं अब कनाडा तक भी पहुंच गए और हमें भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो हमजा एक ऐसी जगह और एक ऐसा इलाका जहाँ सारा साल सर्दियाँ और वहाँ पर लोग मतलब गर्म कपड़े पहनते थे, लेकिन एकदम वहाँ पर अचानक से मौसम में ऐसी तब्दीली आई कि इतनी गर्मी हो गई है कि वहाँ पर लोग गर्मी से मर रहे हैं। अच्छा, खैर पाकिस्तान में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है। शहरों में अगर बात कर लीजिए 8 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है, और अगर गाँव की बात कर लीजिए, देहातों की बात कर लीजिए, तो 10 घंटे तक ये दौरानिया जो है। अच्छा, एक तो ये तो एलानिया है ना, तो लेकिन गैर एलानी लोड शेडिंग भी हमजा इसके साथ साथ हो रही है और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को गर्मी तो पहले ही सता रही थी, अब लोड शेडिंग की वजह से वो और परेशान हो रहे हैं कि उन्होंने करना क्या है। क्योंकि अब देखा जाए तो हमजा रात के टाइम में ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। अब सारा दिन लोग काम करते हैं गर्मी में, और जब घर में रात को सोने के लिए जाते हैं तब भी लाइट नहीं होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सालाना देखभाल के लिए सिंध में गैस फील्ड की बंदिश और एंगरो के RLNG टर्मिनल की मनसूबाबंदी के बगैर अगर हम बात करें तो मुल्क की 2 गैस फैसिलिटीज़ जिनमें SSGC और SNGPL की बात कर ली जाए वो शामिल हैं। उनको मजबूर किया गया कि ज़्यादातर सनती यूनिट्स जिनमें सीमेंट फैक्ट्रियाँ और खाद प्लांट समेत ईंधन की सप्लाइयों को कम किया जाए और गैस फील्ड्स के पिछले शटडाउन से पैदा होने वाली कमी को पूरा करने के लिए SSGC पहले ही कुछ दिन से ट्रांसपोर्ट सेक्टर और बिजली घरों को सप्लाई महदूद रख कर जो है वो काम कर रही थी। और अब हालत ये आ गई है कि अब देखा जाए तो रिहायशी इलाकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है लोड शेडिंग हो रही है। और इसके साथ साथ अगर बात करें स्विस सदर्न की, तो उन्होंने जो है ना इसको वसी इसको पैमाने पर कर दिया बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि जिसका असर जो है वो पूरे मुल्क की बिजली, गैस और CNG पर पड़ रहा है। और सवाल यहाँ पर यह है कि इस नाकिस मनसूबाबंदी का आखिर जिम्मेदार है कौन? एक बड़ा सवाल है जिससे पूरे मुल्क की सनत बुरी तरह से मुतासिर हो, जबकि अवाम भी क़यामत खेज़ गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रही है। अच्छा, शहरी और दही इलाकों की बात कर ली जाए तो ख़ासतौर पे हर 1 घंटे बाद बिजली बंद होने का दही इलाकों की बात कर ली जाए तो वो जारी है। हमाद अजहर साहब के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की तलब 12 माह के दौरान औसतन 16,000 मेगावाट है और 1.5 से 2 महीने होते हैं जिनमें 23,000 से 24,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है। पहले तो हमाद अजहर साहब ने कहा था हमारे पास बहुत बिजली मौजूद है, तो अगर इतनी बिजली है तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है, ये सवाल जन्म लेते हैं। और बिजली की लोड शेडिंग की वजह अब उन्होंने ये बताई है कि तरबेला डैम में पानी की जो सतह है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से हमें कमी का सामना है, शॉर्टेज का सामना है और लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। अवामी रद्द अमल इसके ऊपर क्या है कि जब लोड शेडिंग हो रही है, हम खुद भी देख रहे हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, बिजली चली जाती है, आपको बड़ी अजियत होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि पहले तो लोगों को चले आदत हो गई थी, अब वो जो है आदत नहीं रही है कि लोड शेडिंग हो रही थी, अब ज़्यादा हो रही है। तो अवाम क्या कहते हैं आपको वो सुना। बच्चे हैं, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, सुबह 7:30 बजे लाइट गई है, 2 बजे लाइट आई है, ठीक है ना, गरीब बंदा क्या करे। और दिन ब दिन बिजली भी महंगी हो जा रही है। परेशान किया हुआ है बिजली ने। मैं ऑनलाइन काम करता हूँ तो लाइट ही नहीं होती, परेशानी है बहुत ज़्यादा, घर वाले परेशान है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो ये हुकूमत को कुछ करना चाहिए इस चीज़ का। 1 घंटा लाइट होती है, 3 घंटे लाइट नहीं होती। लाइट ना होने की वजह से हमारी पढ़ाई में भी बहुत कमज़ोरी आ गई है। लोड शेडिंग इस कदर है, कहाँ तक बिल भरेंगे हम? हमारे पास वसाइल ही नहीं है। बिल बढ़ाते 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 एक दिन आएगा अपना मकान बेच के इनको बिल दे देंगे। सुबह 6 बजे जाएगी तो 11 बजे आएगी, कभी 11 बजे जाएगी तो 3 बजे आएगी। गर्मी से बुरा हाल, बच्चे बेचारे परेशान। हमारे बाद का तो ऐसा होता है कि लाइट कभी तेज़ आती है, फ्रिज ख़राब हो जाता है, ओवन ख़राब हो जाता है, सारी एसेसरीज ख़राब हो जाती हैं। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जी। अब कच्चे आबादियों में 3-3 घंटे बत्ती नहीं होती, कभी 5-5 घंटे भी नहीं होती। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है,
अब मैं रात को आता हूँ काम से, जैसे दिन में सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, तो रात को लाइट सारी रात नहीं होती। लोड शेडिंग की वजह से बहुत तंग है, घंटा 2-2 घंटे बिजली नहीं आती, बच्चे हैं छोटे छोटे घर में, तो इसकी वजह से बहुत तंगी आ रही। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और लोड शेडिंग की वजह से काम बिल्कुल नहीं है, और घरों में भी जो है ना लाइट नहीं आ रही, वहाँ पे भी 4-5 घंटे जो है ना लाइट जा रही है। तो अवामी रद्द-ए-अमल आपने जाना, सिंध के तीसरे बड़े शहर की बात कर लें तो वहाँ पर भी हालात जो हैं वो मुख्तलिफ नहीं है, और एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ कई घंटों की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का उसका सिलसिला भी जारी है। और एक तरफ सक्खर की शदीद गर्मी है, जबकि दूसरी जानिब हम देखें तो बिजली गायब है और शहरी जो परेशान है, अजियत में मुब्तला हो रहे हैं शहरी। सजाद पाशा सक्खर में मौजूद है, उनसे जानते हैं सूरत हाल क्या है। जी सजाद, बताइएगा सक्खर में गर्मी की क्या सूरत हाल है और कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है? जी हमज़ा, एकरा सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्कर का शुमार मुल्क के गर्म तरीन शहरों में होता है, और शदीद गर्मी के मौसम में यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड को तजावुज़ कर जाता है। एक तरफ तो शदीद गर्मी ने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ है, तो दूसरी तरफ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने रही सही कसर पूरी कर दी है। सेप्को इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो शहरी इलाकों में इस शदीद गर्मी के दौरान जो है वो 6 से 8 घंटे एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इसी तरह देही इलाकों में 8 से 10 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग, जबकि 4 से 5 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद परेशान है। ख़वातीन को जो है वो अमूर खानादारी में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरी तो शहरी, ताजिर बरादरी भी जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। जो कारोबार बिजली पर चलते हैं उनके कारोबार जो हैं वो ठप हो रहे हैं। तो यही वजह है कि सक्खर के शहरियों ने वफाकी वज़ीर पानी व बिजली से ये मुतालबा किया है कि खुदारा वो सेप्को इंतज़ामिया की ज़्यादतियों का नोटिस लें, और इस शदीद गर्मी में सक्खर के शहरियों को जो है वो बिला तात्तुल जो है बिजली की फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि शहरी जो है वो इस गर्मी के मौसम को जो है वो बआसानी गुजार सकें। जी ठीक है सज्जाद पाशा, बहुत शुक्रिया आपका। सक्खर में क्या सूरत हाल है आप हमें बता रहे थे। इतना महंगा यूनिट और फिर भी बिजली ना मिल रही हो तो इंसान क्या कर सकता है? इंसान करे तो क्या करे, लेकिन हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।